पावे हो तिनु। मंजीत बावा वो नाम है जिसने मुसव्विरी से लोगों की रूह को छुआ। एक मुसव्विर के तौर पर उनका सफर बेहद दिलचस्प हैरतों से भरा रहा है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से अपनी शनाख्त कायम की वो कोई आसानी से हासिल होने वाली चीज नहीं थी, बल्कि उसके लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी और बड़ी जांफिशानी के साथ उसको आगे बढ़ाना पड़ा। मंजीत बावा एक सूफी सेंट जैसा था। वो पहले ये हिल स्टेशंस में जाके बहुत सारा पेंटिंग करता था, और जो मंजीत बावा को हम आइडेंटिफाई करता है आज, वो कृष्णा फिगर्स और फ्लूइड फिगर्स, फ्लूइड इमेजेस, वो मंजीत बावा नहीं था उस समय। उस समय मंजीत बावा एज ए यंग आर्टिस्ट, मंजीत बावा बहुत सारा एक्सप्रेशनिस्ट लैंडस्केप करता था। उनका इंटरेस्ट लैंडस्केप में था। बहुत सारा वाटर कलर्स किया, बहुत सारा ऑयल पेंटिंग किया, तो वो सब लैंडस्केप और लोकल लाइफ को कैप्चर करने की कोशिश किया। लेकिन मंजीत बावा दिल्ली में आने के बाद स्लोली वो एक सूफ़ी सेंट जैसा ट्रांसफॉर्मेशन उनका हो रहा है। वो उसका सूफ़ी ट्रेडिशन में बिलीव था। वो बहुत बढ़िया सिंगर था, वो ढोल बजा के गाना गाता था, और एक अच्छा कुक था। सबको बुला के कुकिंग करके, कम्युनिटी कुकिंग करके सबको खिलाता था, और एक सन्यासी जैसा अपना पेंटिंग भी करता था। इस अजीम फनकार की पैदाइश हिंदुस्तान के एक बेहद जरखेज सूबा पंजाब में 1941 में हुई थी। उनका बचपन बेहद कुदरती माहौल में गांव के खेत और खलियानों के दरमियान बीता, जहां कुदरत से बेपनाह लगाव फितरी तौर पर उनमें पैदा हो गया। नेचर से तो हम दोनों ही इंस्पायर्ड थे कि जिस वक्त भी हम ट्रैवल करते थे पहाड़ों के अंदर, तो जो भी बहुत सुंदर कोई जगह नज़र आई तो वहाँ पर हम अपना टेंट लगा के वहीं पर रहते थे। कोई चश्मा हो, पानी का सोर्स हो, वहाँ टेंट लगाया, वहीं पेंटिंग किया, और वहीं अपना स्टोव निकाल के खाना वाना बनाया, वहीं सो गए। नेक्स्ट डे फिर आगे गए। तो उनको नेचर का बहुत शौक था, बहुत अच्छा लगता था। उन्हें पेंटिंग का शौक बहुत कम उम्र में ही हो गया था, और खुशकिस्मती से उनके बड़े भाइयों ने भी उनकी इस फितरी सलाहियत को बर वक्त भांप लिया और उनकी न सिर्फ हौसला अफजाई की बल्कि उनकी हर मुमकिन मदद भी की। वो लोग चाहते थे कि मंजीत पूरी तुंदही के साथ एक मुसव्विर बनने के अपने ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर कर सके। मंजीत बावा का जो आर्टिस्टिक जर्नी है वो शुरू हुआ था जब वो काफ़ी छोटे थे। जब भी 10-12 साल का जब था, तो वो बहुत रेस्टलेस, बहुत मिस्चिवस था, और हमेशा वो बहुत ही उसका जो स्वभाव था, ही वॉज वेरी वेरी रेस्टलेस। तो उनका जो भाई थे, उनसे बड़ा भाई, तो उन्होंने शांत रखने के लिए उनको बैठा के बोलते थे आप स्केच करो। तो वहाँ से शुरू हुआ उनका आर्टिस्टिक जर्नी, और उसके बाद स्कूल से ही उन्होंने शुरू किया स्केचिंग, ड्राइंग, पेंटिंग। और थोड़ी देर बाद अबनी सेन यहाँ पे होते थे। तो अबनी सेन वॉज अ वेरी वेल नोन पेंटर। तो उनके पास काफ़ी लोग आते थे सीखने के लिए पेंटिंग। तो वहाँ पे मंजीत ऑल्सो एनरोल्ड ओवर देयर, और वहाँ से शुरू किया उनका जो टेक्निकल ट्रेनिंग कि कैसे करके ठीक पेंट करना है, द यूज़ ऑफ कलर, ये सब शुरू हुआ जब वो अबनी सेन के क्लास में ज्वाइन किया।
अपनी इब्तदाई तालीम पूरी कर लेने के बाद जब वो कॉलेज की तालीम के लायक हुए तो अपनी फितरी इस्तेदाद के मुताबिक आला तालीम के लिए भी मजमून के तौर पर आर्ट को ही पसंद किया। उन्होंने दिल्ली के मशहूर व मारूफ आर्ट कॉलेज में दाखिला ले लिया, जहां खुशकिस्मती से चंद ऐसे असातिज़ा की सोहबत नसीब हुई जो बहुत कम तालिबे इल्मों के हिस्से में आती है। लेकिन उन्होंने अपने जिस उस्ताद का बेहद अदब और एहतराम के साथ अपने फ़न की पुख्तगी के लिए जिक्र किया है, उनमें सबसे नुमाया नाम अबानी सैन का है। उन्होंने खुद एक खुद नविश्त में उनका जिक्र करते हुए फरमाया है कि अबानी सैन साहब कम से कम मुझे रोज़ाना 50 स्केच बनाकर लाने के लिए कहा करते थे, जिसमें से बेशतर को वो ये कहकर रिजेक्ट कर दिया करते थे कि इसमें बहुत कमियां हैं और अभी और मेहनत करने की ज़रूरत है। लेकिन इससे मेरे अंदर मुसलसल मेहनत करने और अपने फ़न को समझने का बहुत मौका मिला। अबानी सैन को मास्टर जी बुलाते थे, तो उन्होंने सिखाया कि जब आप पोर्ट्रेट शुरू करेंगे कभी भी किसी का, तो आँख से शुरू करना चाहिए, क्योंकि आँख है जो वो बहुत एक्सप्रेसिव है, उसी से एक्सप्रेशन बनता है फेस का। और अगर आप कोई पोर्ट्रेट करो या कोई फिगरेटिव कोई पेंटिंग करो तो फिर यू शुड स्टार्ट फ्रॉम द लेग्स। जैसे मंजीत को हम पहचानते थे कि इतना अच्छा उसका जो एनिमल पोर्ट्रेट्स जो है उसमें एक अलग ही जान है, तो वो शुरू से ही उसको वही ट्रेनिंग मिला था कि जब आप शुरू करें तो आइदर फेस आँखों से शुरू करें और फुल फिगर के लिए हमेशा पैर के लिए पैर से कंसंट्रेट करके फोकस करके वहाँ से शुरू करें। उन्होंने फिगरेटिव पेंटिंग की बारीकियां सिखाईं, जबकि उस वक्त सारा जोर एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग पर था। उनकी ट्रेनिंग के बिना मैं मुसव्विरी में जिस असलूब को बरत सका और जो तजुर्बात कर सका और जो जिद्दत ला सका वो कभी नहीं ला सकता था। तो मेरा रियाज ये है कि मैं सुबह उठता हूँ और मैं बैठ के चिड़िया देखता हूँ, क्रोज देखता हूँ, पिजन्स देखता हूँ। गाय भैंसें वहाँ इतनी घूमती रहती थी और वैसे भी वो ना गौशाला में कहते हैं पैदा हुए थे, तो वो उनका ना वो एक स्पेशल अफिनिटी थी एनिमल्स के साथ, वो बहुत नेचुरल थी उनकी अफिनिटी। तो कहते थे मेरा रियाज ये है कि मैं सुबह ड्राइंग करता हूँ। दिल्ली में अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद रोजगार की तलाश में वो बरतानिया चले गए, जहां एक सिल्क स्क्रीन पेंटर के तौर पर काफ़ी दिनों तक काम किया। वहां उन्होंने अपनी मुसव्विरी की पढ़ाई जारी रखी और नित नई बारीकियों को सीखते रहे, खासकर यूरोपी पेंटिंग्स का बड़ी गहराई से मुताला किया। लेकिन उन्हें जल्द ही ये एहसास हो गया कि उनकी असली जगह उनका अपना वतन है और वो हिंदुस्तान वापस लौट आए। लौटने के बाद उन्होंने फैसला किया कि उन्हें यहाँ यूरोपीय फनकारों की भौंडी नकल नहीं करनी है, बल्कि उन्हें अपनी ज़मीन खुद तैयार करनी है और अपनी पहचान भी खुद बनानी है। और अगर आप मंजीत बाबा के चित्र देखें तो उन्होंने पुराण गाथाओं मतलब लोक गाथाओं के लोगों के चरित्रों को भी चित्रित किया है और दूसरी तरफ बकरी और गाय और कृष्ण और इन सब को भी चित्रित किया है और उनके बीच ऐसी लयात्मकता, ऐसा एक समंजस संतुलन पैदा किया है जो कला ही कर सकती है। मेरा ख्याल है कि मंजीत बाबा में जो रंगोत्साह है वो बड़ा दुर्लभ है। लिहाजा वो इस नई जमीन की तलाश में अपने कई हम असर आलमी शोहरत याफ्ता मुसव्विरों की तरह हिंदुस्तानी मजहबी और देवमालाई किस्सों की तरफ राग़िब हुए। महाभारत, रामायण और उपनिषद की कहानियों ने उन्हें नए थीम अता किए और फिर वो इसी जानिब मुड़ गए।
उनकी एक और बड़ी खूबी ये थी कि उनका ताल्लुक पंजाब से होने के बाइस वो सूफी तहरीक के काफी करीब आए और अपनी मुसव्विरी को सूफियत के रंग में ढालने लगे। वारिस शाह की शायरी और सिखों की मुक़द्दस किताब गुरु ग्रंथ साहब उन्हें अपनी पसंद के नए मौज़ूआत फराहम करने के लिए काफ़ी मुफीद साबित हुई। हमारे दिल्ली में जो ह्यूमेन और ह्यूमन लोग थे, दे मूव टुवर्ड्स सूफिज्म, और वो एक तरह से सिख गुरुओं की जो टीचिंग्स हैं उससे मिली हुई है। और आप जानते हैं कि गुरु ग्रंथ साहब ही है जिसमें रविदास के हमारे पास पोएम्स हैं, बुल्ले शाह के हैं, जितने सूफ़ी जो बड़े बड़े गुरु हैं, कबीर हैं, ये सब आपको ग्रंथ साहब में मिलता है, गुरु ग्रंथ साहब में। तो एक मंजीत की बैकग्राउंड भी वो थी। मंजीत बाबा की एक खुसूसियत ये थी कि जब वो अपने ब्रश से रंग बिखेरते थे तो वो रंग एक अलग ही शक्ल ले लेते। धान के खेतों की गहरी और खुशनुमा हरियाली और सूरज का सुर्ख रंग उन्हें बेहद पसंद था। वो नीले रंग को भी पसंद करते थे, खास तौर पर जबकि वो खुले आसमान के रंग लिए हुए हो और किसी ऊंचे पहाड़ की चोटी से अपनी रानाएं बिखेर रहा हो। उनका ब्लूस, वो जो लूमिनस ब्लूस है, उनका जो येल्लोस है, लूमिनस येल्लोस है, जब हम देखते हैं उसके अंदर से एक लाइट निकल आ रहा है। और हुसैन जैसा मंजीत बाबा भी सूफी सेंस का गुरुज का पेंटिंग किया और सिख गुरुज का पेंटिंग किया, और पॉपुलर आइकन्स जो है लाइक कृष्णा और अर्जुना और एनी इमेजेस उसको ईजिली आइडेंटिफाइबल है। इसके अलावा उन्हें हिंदुस्तान के दूसरे रिवायती रंग भी बेहद रागिब करते थे, जैसे गुलाबी, लाल और बैंगनी वगैरह। पंजाब की मिट्टी, वहां की कहानियां उनकी रूह में बसी हुई थीं। वहां की इश्क और मोहब्बत की कहानियां उन्हें रागिब करती थीं। उन्होंने हीर रांझा को सहन में रखकर कई लाजवाब तस्वीरें बनाई और उसमें अपने हिसाब से तजुर्बात भी किए। जैसे उन्होंने रांझा को खेतों में गाय चराते हुए दिखाने की बजाय कुत्तों से घिरा हुआ दिखाया और जमाने की सफ़ाकी को सामने लाने की अपनी मखसूस अंदाज से कोशिश की। इसी तरह उन्होंने जब हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें बनाई, खास तौर पर श्री कृष्ण की, तो उन्हें भी अपने मखसूस अंदाज और रंग से पेश किया। श्री कृष्ण के अलावा जो देवी देवता मुसव्विरी के नुक्ता नज़र से उन्हें रागिब करते थे, उनमें भगवान शिव और देवी काली अहम थीं। वो इन दोनों देवी देवताओं को हिंदुस्तान के आइकॉन से ताबीर करते थे। उनका काम में एक चीज़ आप ध्यान से ये करेगा, नोटिस करेगा, मिनिएचर का जो एक इन्फ्लुएंस वो उनका काम में आ गया। देन ही सिंप्लीफाई दैट काउ, समटाइम कृष्ण जी को भी उन्होंने बनाया विद द फ्लूट। तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ फॉर्म वो उनका काम में शुरुआत में शुरू हुआ। मैं बोलूँगा कंटेम्प्रेरी आर्ट का ये और एक धारा है, जो सिंप्लीफिकेशन ऑफ फॉर्म। उनका दिल एक बंजारे का था और जब भी वक्त मिलता तो किसी लंबे सफर पर निकल पड़ते। इससे उन्हें नई नई जगहें देखने के साथ साथ नए नए कुदरती मनाजिर को पेंट करने का सुनहरा मौका हाथ आ जाता था। उन्हें जो भी मंजर दिल फरेब लगता, बस उसी वक्त कागज फैलाकर उसकी अक्कासी करने में मसरूफ हो जाते। इसलिए उनकी बनाई तस्वीरों में पेड़ पौधे, जंगल, जंगली जानवर और चिड़ियों की मौजूदगी बतौर खास दिखाई देती है। उन्हें देही जिंदगी बेहद पुरफरेब लगती थी।
और वहां के मनाजिर के वो दीवाने थे। क्योंकि हर जिंदगी एक पॉइंट तक चलती है, लेकिन उन्होंने शुरुआत ज़रूर की उसकी, और हमें एक ऐसी कला दी जो हमारे दुख दर्द में साथ देती है और हमें सिखाती है कि दर्द कुछ भी हो फिर भी इंसानियत को हम छोड़ नहीं सकते। उनकी तस्वीरों में बांसुरी को भी एक खास मुकाम हासिल है और उन्होंने न सिर्फ इस अनोखे साज को अपनी पेंटिंग के लिए एक आले के तौर पर इस्तेमाल किया, बल्कि कमाल शौक की खातिर उसे बजाना और सुर साधना भी सीखा। पंडित पन्नालाल घोष उनके उस्ताद थे, जो उन्हें बांसुरी बजाना सिखाया करते थे। इस बांसुरी का इस्तेमाल उन्होंने रांझा पर बनाई अपनी तस्वीरों में बड़ी खूबसूरती के साथ किया है। उनकी शोहरत सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर महदूद नहीं थी, बल्कि वो एक आलमी शोहरत याफ्ता मुसव्विर बन चुके थे। 1967 में उनकी तस्वीरों की एक खास नुमाइश मुनक्किद की गई थी, जो सिर्फ उन्हीं की तस्वीरों पर मबनी थी और किसी भी फन के लिए इस तरह की बात बड़े एजाज़ व इकराम का बाइस होती है। 1971 में उनकी तस्वीरों की एक कामयाब नुमाइश स्पेन में भी मुनक्किद की गई, जो बड़ी कामयाब रही। और जैसा कि हम में से कई लोग जानते भी हैं कि वो बहुत ही रसिक व्यक्ति थे। उनकी खाने में बड़ी दिलचस्पी थी, पकाने में बड़ी दिलचस्पी थी और ढोलक बजाने में भी बड़ी दिलचस्पी थी। और वो हर वर्ष ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेते थे। उनके मित्र सूफी गायन करते थे और वो ढोलक बजाते थे। मतलब ये एक शिरकत का भी तरीका था व्यापक सामाजिक जीवन में, लेकिन जीवन में रस लेने का भी तरीका था। उन्होंने कुछ दिनों तक दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट में विजिटिंग फैकल्टी के तौर पर भी अपनी खिदमत अंजाम दी और तालिबे इल्मों को मुसव्विरी के फन की बारीकियां सिखाईं। उनकी कलर बेस्ड आर्ट थी। फॉर्म्स तो आप जानते हैं बहुत सिंपल राउंडेड फॉर्म्स थी, लेकिन ट्रांसलूसेंट कलर था। बड़ा एक रोशनी निकलती है, जैसे एक सूफी कलाम से रोशनी निकलती है, नूर जिसे कहते हैं, तो उनकी कला में नूर था। उनकी तस्वीरों की एक सोलो नुमाइश 1982 में एक बार रॉयल एकेडमी ऑफ लंदन में मुनक्किद की गई, जो उनकी अजमत को साबित करने के लिए काफी है। उसी साल वॉशिंगटन में भी उनकी तस्वीरों की नुमाइश रखी गई, जो बेहद कामयाब रही और अपने अमरीकी मद्दाहों को खूब अपनी तरफ रागिब किया। उनकी तस्वीरों की नुमाइश का ये सिलसिला उनके इंतकाल के चंद साल कब्ल तक जारी रहा। जिनेवा में एक इसी तरह की कामयाब नुमाइश 1987 में मुनक्किद की गई, जो बेहद पसंद की गई। मंजीत बावा वैसे तो पंजाब की सरजमीन में पैदा हुए, मगर दिल्ली को अपना नया क़यामगाह बना लिया। वो अपनी शरीके हयात शारदा बावा और 2 बच्चों के साथ बेहद खुश खुर्रम रहा करते थे। मंजीत बावा के हिस्से में आलमी शोहरत तो आई ही, साथ ही वक्त वक्त से मुसव्विरी के मैदान में उनकी गैर मामूली खिदमात के लिए उन्हें इनाम व एजाज़ात से भी नवाजा गया।
कॉलेज के टाइम से ही एग्ज़िबिशन में उनका जो है काम वो एकदम बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग काम था, और उसका जो रिव्यू इन हिंदी पेपर्स, इंग्लिश पेपर्स जो था, दैट वाज फुल ऑफ प्रेज कि इतना अच्छा काम कर रहे हैं स्टूडेंट। सो ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट एंड वहाँ पे एग्ज़िबिशन किया, लंदन में जाके एग्ज़िबिशन किया, वहाँ पे भी बहुत देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रेज फॉर हिज वर्क। काफ़ी इम्पोर्टेंट लोग को मंजीत मिले, आर्टिस्ट को। हेनरी मूड्स के साथ उनका मुलाकात हुआ, बाकी लोग भी काफ़ी नामी दामी सब जो आर्टिस्ट थे उनके साथ मुलाकात हुआ। लेकिन मंजीत में जो ह्यूमिलिटी है कि जाके किसी को बोलना कि मेरे को आप आपके काम दिखाएं, ये नहीं जाके बोलना कि ये मैं काम कर रहा हूँ। मंजीत बाबा को फेक कर सकता है लेकिन कॉपी नहीं कर पाएगा, क्योंकि फेक करने के लिए वो फोटोग्राफिक ट्रांसफर कर सकता है, और जैसे उतना स्किल है तो अगर तुम में इतना स्किल है तो तुमको वैसे की वैसे एक अलग पेंटिंग बना सकता है। लेकिन उस स्टाइल में एक पेंटिंग बनाना, सेपरेट पेंटिंग बनाना मुश्किल होगा। दो 2002 में उनकी शख्सियत और फन पर मबनी एक फिल्म बनाई गई जिसका नाम था मीटिंग मंजीत। उसके हिदायतकार थे मशहूर मारूफ फिल्मसाज बुद्ध देवदास गुप्ता। उस फिल्म को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए कौमी एजाज से भी नवाजा गया था। उन्नीस में उन्हें भारत भवन भोपाल का बाइनियल इनाम अता किया गया। साथ ही 1980 में ललित कला अकादमी ने भी उन्हें कौमी इनाम से नवाजा। उन्हें 1963 में सिवलोज प्राइज से भी नवाजा गया था। आर्टिस्ट तभी बड़ा होता है जब उनका इन्फ्लुएंस बाकी आर्टिस्ट में पड़ता है। मंजीत बाबा का काम बहुत आर्टिस्ट के ऊपर पड़ा था। मैं देखा बहुत आर्टिस्ट का, नाम बोलना नहीं चाहता हूँ क्यों फिर बोलेगा नीलेन क्यों ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन उनका ये जो स्टाइल है, ये स्टाइल बहुत आर्टिस्ट के ऊपर आ गया था। तो मैं तो कहूँगा इसलिए जो ही वॉज ए ग्रेट आर्टिस्ट एट दिस टाइम। मुसव्विरी की दुनिया का ये अजीम फनकार बिल आखिर एक लंबी बीमारी के बाद 29 दिसंबर 2008 को हमारे दरमियान से रुखसत हो गया। उनके जाने से हिंदुस्तानी जदीद मुसव्विरी में एक वीरानी सी छा गई और सूनापन रह गया जो कभी पूरा नहीं किया जा सकता।